चलो जो टेस्ट प्लान है इसको हमने कुछ याद सा करें तो बचपन में समझा भी था, है ना। जब की टेस्टिंग शुरू की थी, जब मैं SDLC पढ़ा रहा था तो मैंने ये बताया भी था कि टेस्ट प्लान क्या चीज होती है। बहुत सिंपल से वर्ड्स में हमने कहा था टेस्ट प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो टेस्टिंग में एक्चुअली में सबसे पहले बनता है, क्योंकि हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम कंप्लीट टेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या करेंगे। हम पूरे टेस्टिंग टाइम में पूरे प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट से लेकर लाइव होने तक टेस्टिंग टीम क्या क्या करेगी, इस पूरी चीज की प्लानिंग करने को हम लोगों ने बोला वी कॉल इट एज टेस्ट प्लान। हमने कहा था 5 बेसिक पैरामीटर्स हैं टेस्ट प्लान के। सबसे पहला था हमने जो बोला दैट इज लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, कि भाई कितने काम होने हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करेंगे। देन पॉइंट नंबर 2, रिस्पॉन्सिबल पर्सन। पॉइंट नंबर 3, शेड्यूल, कौन सा काम कब शुरू होना है और कब खत्म होना है, उसका एग्जैक्ट टाइम। 4th, उस काम में क्या कोई रिस्क इन्वॉल्व है, इज देयर एनी रिस्क इन दैट रेस्पेक्टिव टास्क, एंड इट्स मिटिगेशन प्लान। तो लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, शेड्यूल, रिस्क और उसका मिटिगेशन प्लान, ये हम मान के चल रहे हैं। तो 5 चीजें जनरली होती है। अगर मैं टेस्ट प्लान की बात करूं तो मैं डिटेल में पढ़ूंगा तो हमें यही समझ में आएगा। ये एक डॉक्यूमेंट है, टेस्ट प्लान आपको दिखाई दे रहा है। ये एक प्रोजेक्ट के लिए हमने टेम्पलेट तैयार किया था। तो लेट्स सी कि क्या क्या होता है इसमें। इसके अपने पैरामीटर्स हैं। कई बार जब आप इंटरव्यू देते हो तो आपसे आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछी जाती है। तो उसमें आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बोलते हो दैट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एनालाइज द टेस्ट प्लान, यानी कि मैं टेस्ट प्लान को, अगर मैं फ्रेशर हूं या मैं 1 आध साल 2 साल एक्सपीरियंस दिखा के जा रहा हूं तो मैं ये तो नहीं कहता यूज टू क्रिएट टेस्ट प्लान, क्योंकि वो काम मेरा नहीं, वो काम लीड या मैनेजर का है। लेकिन हाँ, वो जिसको क्रिएट करते हैं तो मैं इसको एनालाइज करता हूँ, मैं इसको समझता हूँ कि इसमें क्या लिख के आया है, जिसके अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना है एज अ टेस्टर। जब आप बोलते हो यूज टू एनालाइज द टेस्ट प्लान, अगला क्वेश्चन उसका ये होता है तो व्हाट यू एनालाइज इन दैट, क्या पढ़ते हो, क्या समझते हो। तो एनालाइज का मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि कितने पैरामीटर्स होते हैं उसके अंदर। ये पैरामीटर्स के नाम लगभग आपकी टिप्स पर होने चाहिए। These parameter names should be on your tips, right? ये पैरामीटर का नाम आपकी टिप्स पे होने चाहिए। इसकी पैरामीटर के अंदर क्या होता है वो उसकी गारंटी मैं लूंगा, भूलोगे नहीं अगर आपको पैरामीटर का नाम याद रह गया तो। अगर एन मौके पर पैरामीटर का नाम ही भूलोगे तो उसके अंदर कैसे बता पाऊंगा। तो नाम याद रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और उसके अंदर का कंटेंट आपको याद रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। पहला पैरामीटर होता है इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब है प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखा होता है, प्रोजेक्ट क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, एक ओवरव्यू मिल जाता है आपको। 1-2 पैराग्राफ होते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन में, जहां से आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि प्रोजेक्ट में आखिरकार क्या है। और बेसिक ओवरव्यू ऑफ द फंक्शनैलिटी, कौन क्लाइंट है, उसमें क्या मांगा है प्रोजेक्ट में, बहुत हल्का सा ओवरव्यू होता है। जो मान लो कि बैंक की एप्लीकेशन है, दिस एप्लीकेशन इज हैज टू बी डेवलप्ड फॉर द रेस्पेक्टिव बैंक वेयर वी हैव टू क्रिएट सेविंग अकाउंट मॉड्यूल, लोन मॉड्यूल, इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल एक्सेट्रा, समथिंग लाइक दिस। इस पैरामीटर के अंदर पहला पैरामीटर इंट्रोडक्शन है। इसके अंदर 2 सब पैरामीटर्स आते हैं, एक टेस्ट ऑब्जेक्टिव, दूसरा टेस्ट एनवायरनमेंट। अरे सर मैं पूरा का पूरा आपको
और मेरा हर शब्द यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घर जाके आराम से लगा के सुनना, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। लिखने में क्या होगा, आधी मेरी बातें आपको दिमाग में रहेंगी, आधा आपका दिमाग लिखने में रहेगा, आपको मिस होगा, कोई फायदा नहीं है। मैं इसलिए रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ चीज। सो दो बातें, टेस्ट ऑब्जेक्टिव और टेस्ट एनवायरनमेंट। यानी कि इंट्रोडक्शन वाले में दो सेक्शन आ गए, ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट। ऑब्जेक्टिव मतलब है कि हम क्यों कर रहे हैं टेस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर, हमारा टेस्टिंग करने का उद्देश्य क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। और जो ऑब्जेक्टिव, ये हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने स्केड्यूल पे ही टेस्टिंग खत्म करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव है हम उसमें बग्स ढूंढेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव है उसमें सारे रिस्क इन्वॉल्व है उनको ढूंढेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम सारे डिलीवर, अपने सारे डॉक्यूमेंट डिलीवर करेंगे जो क्लाइंट को देने हैं। हमने अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर दिए यहाँ पे, हम क्यों कर रहे हैं टेस्टिंग। देन टेस्ट एनवायरनमेंट, दिस इज वन थिंग, टेस्ट एनवायरनमेंट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेस्ट बेड। कई बार इंटरव्यू में खाली पूछता है व्हाट इज टेस्ट बेड, और आधे लोग कंफ्यूज, ये क्या नया चीज पूछ रही, टेस्ट बेड। टेस्ट बेड और टेस्ट एनवायरनमेंट मतलब एक ही चीज है, पर ये है क्या चीज। हाँ बोलो। इन्वायरमेंट जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल सही, कितने जीबी की रैम चाहिए, सही। यानी कि जो प्रोजेक्ट टेस्टर को मिलेगा, अभी मिला नहीं है, जो प्रोजेक्ट टेस्टर को मिलेगा टेस्टिंग करने के लिए, उस वक्त टेस्टर को क्या एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड है उस एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए। मतलब कितने जीबी की रैम चाहिए, उसके सिस्टम में कोई हार्डवेयर तो नहीं चाहिए, कोई रेस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर तो नहीं चाहिए, कोई रेस्पेक्टिव सपोर्टिंग टूल तो नहीं चाहिए। तो अगर मैं टेस्ट मैनेजर हूं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई है लिखना, बिकॉज मेरे टेस्टर तो इसके अकॉर्डिंग अपना सिस्टम रेडी करेंगे। सही है गलत भाई, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बताना कि भाई टेस्टरों, जब तुम टेस्टिंग करोगे उस दिन ये चीजें तुम्हारे सिस्टम पर होनी चाहिए। है मुझे फोन करने वाली लेडी जो ने खा लिया हो तो जेंट को खा लो, तो टेस्ट लो ठीक है। तो अब पॉइंट इज दैट आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, मैं तो मैनेजर हूँ, टेस्टिंग टीम का मैनेजर हूँ। मुझे क्या पता कि प्रोजेक्ट जो बन के आ रहा है उसके लिए क्या हार्डवेयर चाहिए, क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, कौन सा टूल चाहिए, कौन सा ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, मुझे क्या पता। बिल्कुल सही बात है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इस फील्ड में इंफॉर्मेशन तो भरनी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अब मैं इसके लिए आर्किटेक्ट से मीटिंग करूंगा, डेवलपमेंट टीम में आर्किटेक्ट से मिलूंगा, उससे पूछूंगा भाई क्या एनवायरनमेंट चाहिए, डिटेल्स तो बता दो, बिकॉज मेरी टेस्टिंग टीम वो एनवायरनमेंट सेटअप करेगी अपने लिए, तो मैं उससे इंफॉर्मेशन लाऊंगा। ऐसा ही होता है, टेस्टिंग टीम का लीड प्रॉपर मीटिंग करता है, पूछता है भैया बताओ क्या एनवायरनमेंट सेटअप चाहिए, क्योंकि आर्किटेक्ट तुम हो, टेक्निकल बंदे तुम हो, हम तो टेस्टिंग करेंगे और जो एनवायरनमेंट बता दो वो रेडी कर लेंगे पहले से, डिटेल्स लाके यहाँ भर दूंगा कि इतना ये चाहिए, इतना ये चाहिए, इतना ये चाहिए। तो पहले पैरामीटर से दो बातें क्लियर हो गई टेस्टर को कि वो टेस्टिंग क्यों कर रहा है और टेस्टिंग करने के लिए तो किस एनवायरनमेंट की जरूरत है। पहला पैरामीटर क्लियर। दूसरे पैरामीटर में, ये फिर से बोल रहा हूं, ये कौन बनाता है, टेस्ट मैनेजर। दूसरे पैरामीटर में मुझे स्कोप डिफाइन करना है। स्कोप मतलब मैं बता रहा हूं कि भाई मेरे टेस्टरों, जिस दिन कोड आएगा कितने मॉड्यूल क्लाइंट ने मांगे हैं, लेकिन अभी हम कितने देने वाले हैं, कितने मॉड्यूल हम टेस्ट करेंगे, कितने मॉड्यूल हम टेस्ट नहीं करेंगे, और जो मॉड्यूल टेस्ट करेंगे उस पर कौन कौन सी टाइप की टेस्टिंग अभी परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहां मैंने क्या किया, यहां मैं उन मॉड्यूल्स के नाम डालूंगा जो अभी हम टेस्ट करके डिलीवर करेंगे। ये स्कोप, मैं एक तरीके से टेस्टिंग का स्कोप डिफाइन नहीं कर रहा हूं, क्या टेस्ट करेंगे, क्या टेस्ट नहीं करेंगे, जो टेस्ट करेंगे उस पर कौन कौन सी टाइप की टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। अब अगेन वही बात, मैं थोड़ी गया था क्लाइंट के साथ मीटिंग करने जो मुझे पता हो क्या टेस्ट होगा क्या टेस्ट नहीं होगा। कौन गए थे, प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह गए थे। तो अब इस वाले सब सेक्शन को भरने के लिए मैं पीएम से मीटिंग करूंगा, बोलूंगा भाई इस वाली रिलीज में क्या कमिटमेंट किया है, क्या हम टेस्ट करेंगे क्या नहीं करेंगे बताओ मुझे।
तो पीएम इंफॉर्मेशन देगा कि ये 10 मॉड्यूल है, ये वाले 6 अभी टेस्ट होंगे, ये 4 अगली रिलीज में जाएंगे, तो इनको कुछ नहीं करना अभी, और जो 6 करने हैं उन पर ये वाली टेस्टिंग हमने कमिट किया है। वो सारी इंफॉर्मेशन आकर मैं यहां पर फिल कर दूंगा। तो दूसरे सेक्शन से टेस्टरों को ये पता चल गया कि क्या वो टेस्ट करने वाले हैं, क्या वो टेस्ट नहीं करने वाले हैं, और जो टेस्ट करने वाले हैं उसके ऊपर कौन कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म करने वाले हैं। सेकंड सेक्शन का क्लियर। तीसरा, अब मैं टेस्टिंग टीम की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर रहा हूं इस पैरामीटर के अंदर। मैं मतलब मैनेजर, कौन सा मैनेजर? टेस्ट मैनेजर। तो एज अ टेस्ट मैनेजर मैं अपनी टीम की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर रहा हूं। मैंने कहा पहले रोल्स क्या है? यूनिट टेस्टिंग करना। अब यूनिट टेस्टिंग कौन सी टीम करेगी? ऑब्वियसली डेवलपमेंट टीम करेगी। तो ये वाला सेक्शन आई विल आस्क द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेवलपमेंट टीम लीड कि भाई तेरी तरफ से यूनिट टेस्टिंग कौन कौन परफॉर्म करेगा, मुझे उन बंदों के नाम दे दे। वो इंफॉर्मेशन मैं यहां डिस्प्ले कर दूंगा। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग कौन करेगी? टेस्टिंग टीम करेगी ऑब्वियसली, ये वर्ड भूल जाओ, जस्ट मेक इट एज टेस्टिंग टीम। कौन करेगी इंटीग्रेशन टेस्टिंग? टेस्टिंग टीम करेगी। उनके बंदों का नाम पूछ लो। इंटीग्रेशन कहां तक मतलब करते हैं? वो डेवलपर करता है सर, बीबीटी जब होती है। इंटीग्रेशन और कोड नहीं कह रहा हूँ, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कह रहा हूँ। सर मॉड्यूल को इंटीग्रेट करने को होगा ना। कहाँ पे डेवलपर कर रहा है? मैं सर कह रहा हूँ उसमें आपने 99 में पढ़ा हुआ कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग बाय डेवलपर बनते ग्रुप का सर बंदा वो मैंने पढ़ा था। जब बीबीटी टेस्टिंग आप बता रहे थे, तो बीबीटी टेस्टिंग में डेवलपर क्या चेक करता है कि हमारा जो प्रॉपर्ली डेवलप हुआ नहीं होगा, हमारा जो मॉड्यूल्स है वो प्रॉपर्ली इंटीग्रेट हुए नहीं हुए। तो सर प्रॉपर्ली इंटीग्रेट हुए हैं नहीं, तो डेवलपर का काम है ना। एक्चुअली में वो बीबीटी है कैटेगरी ऑफ ब्लैक बॉक्स आती है सर, ये ब्लैक बॉक्स की आती है और ये टेस्टर ही करता है। 1000% ये टेस्टर करता है। मैं बोल रहा हूँ कि गुरु 99 बोल रहा हूँ, 70% ये डेवलपर करता है, 30% कहीं पर भी ये डेवलपर नहीं करता है। नहीं करता है सर, ये काम हमारा है। सर आप एक बार फिर से मतलब कहीं से मैं 10 जगह पढ़ दूंगा, बिल्कुल पढ़ दूंगा, 10 जगह पढ़ के ये बोला। कोई दिक्कत नहीं। मैंने 11 साल टेस्टिंग करके बोला, मैंने बिरला सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करके बोला, मैंने फाइजर में टेस्टिंग करके बोला, टेक महिंद्रा में कर रहा हूँ तब बोला, एसडीजी में 2.5 साल 3 साल करके आया तब। फील्ड खाली बीबीटी और स्मोक की एम्बिगिटी में है कि मतलब कोई बंदा यूज करता है स्मोक टेस्टिंग और वो बोल देता है कि ये टेस्टर कर रहा है डेवलपर कर रहा है, बस कंफ्यूजन इतना है। वही है इंटीग्रेशन का मतलब है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में कोड का इंटीग्रेशन डेवलपर कर रहा है, पर इंटीग्रेशन करने के बाद जो उसकी टेस्टिंग की जाती है वो टेस्टिंग टीम ही करती है, जिसमें हम फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। और उसमें भी देखते हैं कि एक डेटा मॉड्यूल के ऊपर करते हैं हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, किसके ऊपर? डिपेंडेंट जो मॉड्यूल होते हैं उनके ऊपर। उसमें भी इंटीग्रेशन का लॉजिक क्या है समझो। इस डेटा को मैंने डेटा दिया, ये इसका फ्लो एज इट इज प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। रजिस्ट्रेशन पेज में हमने रजिस्टर किया तभी हम लॉगिन करेंगे, डिपेंडेंट मॉड्यूल है। हाँ। सर ये काम हमारा है, इसमें हम फंक्शनैलिटी चेक करते हैं। हाँ, तो पूरी टेस्टिंग कौन सी है? हाँ मेरी बात तो समझो अभी। हाँ। ये तो हमारा काम है। हाँ। ठीक है, ये डिपेंडेंट मॉड्यूल में हाँ। फंक्शनैलिटी चेक हाँ। करते हैं। अब कहते हैं इंटीग्रेशन में कि ये दोनों मॉड्यूल आपस में इंटीग्रेटेड सही हुए हैं कि नहीं हुए, ये कौन करेगा? ये तो डेवलपर ही चेक करेगा ना। वो कोड को इंटीग्रेट करेगा। हाँ। जो तुम कह रहे हो उसके लिए उसने बीबीटी कर दी, बट दैट इज नॉट एज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। बीबीटी का तो वो जस्ट ये चेक करता है कि कोई ब्लॉकर हो गया एप्लीकेशन में कि हाँ एक फ्लो से दूसरे फ्लो में जाने बीबीटी में चेक करता है मैंने बिल्ड प्रॉपर डिप्लॉय करी है या नहीं करी है। हाँ यही चेक करता है, तो उसमें ब्लॉकर ही तो फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम। हाँ, वो कह लो स्मोक और बीबीटी में वो एक ही काम है। यही काम है। हाँ। कि हाँ मतलब हम पर्टिकुलर अंदर नहीं जाएंगे, मतलब किसी मॉड्यूल की टेस्टिंग में, बस एक बार फ्लो चेक करेंगे। सर डेवलपर कोड को डिप्लॉय करने के 15 मिनट के बाद तो बिल्ड हैंडओवर कर देता है, हाथ भी नहीं लगाता है। 15 मिनट के डिप्लॉयमेंट किया, बस ऊपर से क्रॉस चेक किया और हैंडओवर कर दिया। अब जो भी कुछ करना है वो हमने ही करना है। उसके बाद हम स्मोक टेस्टिंग करते हैं। हाँ, ठीक है। पर सर जब वो इंटीग्रेट कर रहा है, जैसे हाँ। मेरे पास 3 मॉड्यूल इंटीग्रेट कर रहे हैं, जब हम 3 मॉड्यूल हाँ। उसके बाद टेस्टिंग नहीं होगी। टेस्टिंग होगी पर वो हम ही तो करेंगे, वो डेवलपर क्यों करेगा? हमें क्या पता कि इंटीग्रेट कैसे करना है? इंटीग्रेट करना इज अ डिफरेंट प्रोसेस। इंटीग्रेट करना इज अ डिफरेंट प्रोसेस,
इंटीग्रेट होने के बाद उनकी फंक्शनैलिटी चेक करना, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। आप दो चीज जोड़ रहे हो, आप इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन टेस्टिंग के साथ जोड़ रहे हो सर, आप इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन टेस्टिंग से जोड़ रहे हो। मान लिया मैं दो चीजों को जोड़ रहा हूं। हाँ, अब इंटीग्रेट जब करेगा हाँ, तो वो भी तो एक बार टेस्ट करेगा ना डेवलपर के। वो सिर्फ ओवरव्यू ले सकता है, थॉरो टेस्टिंग नहीं करता वो कभी। ओवरव्यू ले सकता है कि चलो मैं देख लूं एक बार मेरे मॉड्यूल इंटीग्रेट हो गए तो मैं एक मॉड्यूल में घुस के दूसरे में निकल के देख लूं, लेकिन जब उसकी थॉरो टेस्टिंग होगी वो तो हम ही करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। वो हम सर देखो, मैंने तो जो सीखा है मैं तो बता रहा हूँ। अब कहाँ किसने, अब फिर वाली बात है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस वेरी कर जाए तो इसमें कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। अगर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस वेरी कर जाए, जैसे फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट जैसा आपने सर सिस्टम टेस्टिंग में हमने बताया सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, हाँ, तो फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन अलग हो गया, हाँ, उसका पेमेंट जो होगा गेटवे हो गया वाला हो गया। अगर दोनों को मर्ज करते हैं आपस में तो हाँ, हमारी होगी सिस्टम इंटीग्रेशन। अब उसको जब मर्ज करोगे, उसको आप मर्ज करोगे, तुम डेवलपर हो तो आप इंटीग्रेट भी करोगे। तुम मुझे देने से पहले एक बार ये भी पेमेंट करके भी देखोगे अपनी तसल्ली के लिए, बट दिस इज नॉट अ टेस्टिंग। टेस्टिंग का अब आप मुझको बोल दोगे मैंने दे दिया भाई पवन अब देख ले, अब मैं उसकी बारीकी से देखूंगा उसको, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट। टेस्टर का फिर इसमें इंटीग्रेशन के लिए काम होगा। जैसे मान लीजिए मैंने अपनी पेमेंट की फरी भर दी, हाँ, वहां पर जाके वो पेमेंट हो गई, हाँ, पेमेंट हो रही है, हाँ, तो टेस्टर ये काम होगा उसने एग्जैक्ट वही डेटा फिक्स किया है पुराने वाले इंटीग्रेशन। जब दो मॉड्यूल है ए हो गई, एक मेरा हो गया फ्लिपकार्ट, दूसरा मेरा मॉड्यूल हो गया गेटवे का, तो टेस्टर ये प्रॉपर चेक करेगा कि जो गेटवे की उसने प्रोसेसिंग हो रही है वो सेम डेटा उसने फिक्स किया वहां से। बिल्कुल, यही तो सर इंटीग्रेशन सिस्टम हो गई। बिल्कुल। दूसरी चीज सैंडबॉक्स यूज करेगा, जितनी भी पेमेंट गेटवे की टेस्टिंग होती है थ्रू सैंडबॉक्स होती है, सैंडबॉक्स यूज करेगा, सारे डेटा को वेरीफाई करेगा, हर डेटा सही से जा रहा है नहीं जा रहा है, मैंने जितने का ट्रांजेक्शन किया उतने की पेमेंट उससे हुई कि नहीं हुई। वो तो एक बार जब उसने दो सिस्टम को जोड़ा, तब मैं सिस्टम इंटीग्रेशन की बात कर लेता हूँ, तब उसने दो सिस्टम को इंटीग्रेट किया डेवलपर ने। ये तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जब मैंने कुछ बनाया मुझे पता मैं टेस्ट नहीं करूंगा, कोई और करेगा मेरे लिए टेस्टिंग, तब भी मैं एक बार तो उसको टेस्ट करता ही हूं, बट दिस इज नॉट एन ऑफिशियल टेस्टिंग। ये तो मैं अपनी तसल्ली के लिए कर रहा हूं, मैंने पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट किया, चले एक काम करूं पहले एक बार ना कुछ पेमेंट करके देख लूं सही चला नहीं चला, सही चल गया ठीक है, अब वो मेरे लिए हैंड ओवर कर देगा कि यार हमने इसका ना इंटीग्रेशन कर दिया है दोनों मॉड्यूल्स का या दोनों एप्लीकेशंस का, एक बार इसकी थोरो टेस्टिंग कर लो, दैट इज कॉल्ड सिस्टम इंटीग्रेशन। वहां सिस्टम इंटीग्रेशन में ऐसे अगर मॉड्यूल इंटीग्रेट किए, एक बार इंटीग्रेट करके वो भी क्रॉस चेक करेगा, डैम श्योर है करेगा ही करेगा, क्योंकि उसने बनाई है। हर आदमी को कीड़ा होता है कि जो मैंने बनाया एक बार क्रॉस चेक तो कर लो 15-20 मिनट लगा के, लेकिन वो थॉरो टेस्टिंग में नहीं घुसेगा, वो पूरे तीनों मॉड्यूल डिप्लॉय करेगा, सर्वर पे डालेगा और टेस्टर को बोलेगा भाई मैंने तीनों मॉड्यूल इंटीग्रेट कर दिए, अब इसकी टेस्टिंग कर ले। अब उन तीनों मॉड्यूल जो इंटीग्रेट होके आए हैं उनके ऊपर मैं जो टेस्टिंग परफॉर्म करूंगा उसको इंटीग्रेट टेस्टिंग ही बोलते हैं, और उसको मैं ही परफॉर्म करूंगा एज अ टेस्टर। डेवलपर का काम कोड बनाना, बीबीटी करना और डिप्लॉय करना है, इसके अलावा मैंने तो देखा नहीं अभी तक भी इसके अलावा कोई डेवलपर बैठ के टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा हो, मैंने तो देखा नहीं है। सर वो डेवलपर इसलिए करता है क्योंकि अगर उसने मॉडल को सही से इंटीग्रेट नहीं किया होगा तो डेवलपमेंट मैनेजर उसकी बैंक में जा देता है। मैम तो वो बहुत डिटेल में तो टेस्ट नहीं करता ना, एक 15-20 मिनट में उसने तीनों मॉड्यूलों में देख लिया, यहाँ डेटा डाला दूसरे पहुंच गया, यहाँ डाला तीसरे पहुंच गया, मेरा आउटकम आ गया, हम उसको डिटेल में टेस्ट करते हैं। बाकी मैं इसको एक बार और देख लूंगा, 2-4 लोगों से पता कर लूंगा, इतना हो सकता है बस, जो मैं अपने तरीके से 2-4 लोगों से और पता कर लूंगा, ठीक है। अगेन रिग्रेशन इंपैक्ट चेक करने के लिए वो भी हम ही करेंगे टेस्टिंग टीम। यूएटी, अभी इसने दो चीज लिखी है, क्लाइंट या ऑफशोर। इसका मतलब है कई बार ऐसा होता है क्लाइंट खुद यूएटी करता है, कई बार ऐसा होता है वो खुद टेस्टिंग टीम को बोल देता है कि तुम ही मेरे लिए यूएटी भी कर दो। हमने किया है, हमने सारी टेस्टिंग करी है, हम ही ने यूएटी करके फिर लाइव भी करवाया है। ये जनरली उस केस में होता है जिस केस में क्लाइंट के पास अपनी टेक्निकल टेस्टिंग टीम नहीं होती है, उसमें हम परफॉर्म कर देते हैं। फिर सेकंड सेक्शन ट्रेनिंग नीड्स। ट्रेनिंग नीड्स का मतलब है कि अगर टीम को ऊपर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए किसी प्रकार की किसी टाइप की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो यहां ट्रेनिंग डिटेल्स डालेगा, यहां वो ट्रेनिंग डिटेल्स फिल करेगा, और कौन ट्रेनिंग देगा इसकी डिटेल फिल करेगा।
और इवन डेट्स तक प्लान हो जाएंगे कि ये वाली ट्रेनिंग इस डेट से शुरू होगी और इस डेट को खत्म हो जाएगी। फोर्थ सेक्शन में मैं डिफाइन कर रहा हूं स्केड्यूल कि लोकल सर्वर पे किस डेट को कोड आएगा, किस डेट से किस डेट तक लोकल सर्वर पे टेस्टिंग होगी और किस डेट को लोकल से डेव पे मूव करेगा, डेव से स्टेज, स्टेज से प्रोडक्शन। अब फिर वही बात, एज अ टेस्ट मैनेजर मुझे थोड़ी पता है किस डेट को कोड आएगा। ये तो प्रोजेक्ट मैनेजर का क्लाइंट के साथ पूरा डिस्कशन हुआ होगा, जहां डेट फाइनलाइज नहीं होगी चीजों की, तो मैं पीएम से मीटिंग करके यहाँ की इन्फॉर्मेशन भी लेके आऊंगा। टूल्स टू बी यूज, किसी सर्वर पे कोई टूल की जरूरत है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ भरी जाएगी। हाँ जी सर, अगर डेवलपर एंड से कोई बग फिक्स करने में ज्यादा टाइम लग जाता है तो उसका फिर नेक्स्ट वर्जन में वो टेस्टर के पास आने में भी टाइम लग जाता है, लगेगा। यहाँ पे टेस्टिंग जो डेट एंड डेट होती है वो वेरी कर जाएगी ना मैम। अगर वेरी करने के चांस होंगे तो पहले ही डेवलपर को रेड फ्लैग रेज करना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे भी डेट चेंज होगी ना, डेट जानने। एक्चुअली मैं आपको सही मुद्दे की बात बताऊं, अगर मान लो ये लिखा है लोकल पे 1 तारीख से 10 तारीख है, डेव पे 11 से 21 है या 20 है फॉर एग्जांपल, और स्टेज पे 20 से 31 है, ये डेट दे दी है। और एक को हम लाइव छोड़ दो, डिलीवरी डेट से, ये डेट को हम लोग कोड डिलीवर कर देंगे क्लाइंट को। अब वो कभी भी लाइव करे, कभी भी यूटी करे, तो उससे हमारा मतलब नहीं है। तो एक बात तो फॉर श्योर है, ये डेट्स असली नहीं है। यहाँ मैनेजर पहले से ही दिमाग लगा के बफर टाइम लेके रखा हुआ है उसने, 2-2, 4-4 दिन वो तीनों में बचा के बैठा हुआ है। मतलब ये 10 नहीं होगी, ये समवेयर अराउंड 15 होगी, ये सब 27-28 के आसपास होगी, ये 8-10 के आसपास होगी। उसके दिन उसे पता है कि कई बार ऐसा हो सकता है डेवलपर फंस गया, कुछ बात हो गई तो, लेकिन वो आपको बताएगा नहीं, वो तो उसी पे स्टिक रहेगा। मुझे इस डेट को कोड चाहिए, मुझे इस डेट को टेस्टिंग कंप्लीट चाहिए। अब डेवलपर ने डिले कर दिया तो डिले करने से पहले वो रेड फ्लैग रेज कर देगा कि मैं काम कर रहा हूं, मुझे लग नहीं रहा है कि ये परसों तक कोड हो पाएगा। तो फिर मैनेजर उस पर आपस में मीटिंग करेंगे, डेट्स को एक्सटेंड करेंगे, वो कुछ भी करेंगे तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और जो भी एक्सटेंड होगी टेस्ट प्लान में वो डेट देगी। एंट्री क्राइटेरिया, टेस्टिंग शुरू करने से पहले हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। एंट्री क्राइटेरिया होता है ना हर चीज का। ऐसी अगर मैं टेस्टिंग शुरू करने की बात कर रहा हूं, यानी कि ये मुद्दा हो गया कि कोड बन के आ चुका है, अब टेस्टिंग शुरू करनी है, और टेस्टिंग के पहले क्या क्या होना चाहिए। अप्रूव्ड एसआरएस होना चाहिए, यूनिट टेस्ट केस, यूनिट टेस्ट रिजल्ट होने चाहिए। मतलब कि यूनिट टेस्ट केस, यूनिट टेस्ट रिजल्ट नहीं हुए तो हम ये कैसे मानेंगे यूनिट टेस्टिंग हुई है, और यूनिट टेस्टिंग नहीं हुई तो हम टेस्टिंग शुरू नहीं करेंगे। तो हमारे पास ये भी प्रीरिक्विजिट होना चाहिए। कोड सर्वर पे आ जाना चाहिए, तो सर्वर पे कोड नहीं आएगा, टेस्टिंग शुरू करेंगे। प्रोजेक्ट ऑन बगजिला, मतलब बगजिला में प्रोजेक्ट, उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में प्रोजेक्ट का नाम होना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट का नाम ही नहीं होगा तो बग किसके अगेंस्ट डालोगे। क्रेडेंशियल्स वगैरह होने चाहिए सारे एप्लीकेशन के, यूआरएल, यूजर आईडी, पासवर्ड एंड ऑल। ये आपके एंट्री क्राइटेरिया है, इसको देख लेना एक बार। ये पूरा टेस्टिंग फ्लो है, ये तो मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ एसडीएलसी, वही चीजें इसको डिटेल में देख लेना एक बार। टेस्ट डिलीवरेबल्स, टेस्ट डिलीवरेबल सेज कि फाइनली जब हम एप्लीकेशन टेस्टिंग खत्म करके क्लाइंट को एप्लीकेशन हैंडओवर करेंगे तो एप्लीकेशन के साथ साथ हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करेंगे। ऑब्वियसली जितने भी डॉक्यूमेंट बनेंगे डिलीवर करेंगे, जितने भी वो कौन कौन से हैं। टेस्ट केस लिखोगे, डिलीवर करोगे, टेस्ट केस खत्म होने के बाद टेस्टिंग करोगे, बग्स उसके रिजल्ट्स बनेंगे, टेस्ट रिजल्ट अभी शायद बताए नहीं होंगे, नेक्स्ट सेशन बताऊंगा टेस्ट रिजल्ट बनाना। तो टेस्ट रिजल्ट्स बनाओगे, वो रिजल्ट डिलीवर करोगे, जितने बग्स ढूंढोगे उसकी बग रिपोर्ट बनेगी, वो बग रिपोर्ट जाएगी जिससे क्लाइंट को पता चले कि एप्लीकेशन में कितने बग निकले, किस किस टाइप के निकले, क्या क्या कहानी रही। अगर कोड किया है, ऑटोमेशन किया है, तो ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट डिलीवर करोगे, पूरी रिव्यू रिपोर्ट डिलीवर करोगे। हाँ क्या, हाँ अभी थोड़ी देर बात करते हैं, ठीक है। रिव्यू रिपोर्ट्स, कुछ रिव्यू किया तो उसकी रिपोर्ट्स, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट बनेंगे
फाइनली वो सारे डॉक्यूमेंट क्लाइंट को डिलीवर होंगे, एंड दोज आर एक्चुअली कॉल्ड एज टेस्ट डिलीवरेबल्स। फिर डिफेक्ट ट्रैकिंग कैसे करोगे, ये तो मैं पूरी दूरी से पढ़ा चुका हूं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। टास्क मैनेजमेंट, ये बहुत मुझे आता है, खासकर जो लोग एक्सपीरियंस शो करते हैं। तुम्हारे टास्क मैनेजमेंट कैसे होता है, इसका मतलब तुम्हें कैसे काम मिलता है और कैसे काम खत्म करके आप रिवर्ट करते हो। तो दो तरीके हैं, कम फंसना है तो बोल दो मेरा लीड या मेरा मैनेजर मुझे मेल पे काम देता है, हम काम खत्म कर मेल पर रिप्लाई बैक कर देते हैं। वरना जैसे बगजिला में बग ट्रैकिंग होती है, ऐसे ही इंडस्ट्री में टास्क ट्रैकिंग टूल्स भी यूज होते हैं। अगर कोई बंदा किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, बीपीओ में या इस तरीके से, तो आप देखते होंगे वहां पर टिकट्स वगैरह जनरेट होती है, वो सब कुछ नहीं है, वो टास्क ट्रैकिंग ही हो रही है। आपको टिकट की फॉर्म में काम आता है, काम खत्म करके उस टिकट का स्टेटस आप चेंज करते हो, वो सब वही है। बट पर किस प्रोसीजर पर हम हैं, अगर कोई चीज वहाँ चली तो हमने सबमिट किया नहीं किया, आगे मैनेजर ने देखा नहीं देखा। सर ये भी आता है कौन सा काम करना है, किस डेट को काम शुरू करना है, किस डेट को काम खत्म करना है, स्टेटस क्या है अभी काम का, ओपन है, इन प्रोग्रेस है। पर ज्यादा बेटर ये है इतने सारे टूल्स ना बता के इस वाले काम को आप बोल सकते हो कि हमें मेल पे काम मिलता है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में मेल पे भी मिलता है। मेरे प्रोजेक्ट में कोई टास्क ट्रैकिंग टूल यूज नहीं होता। जो भी काम आता है क्लाइंट से क्लाइंट एक मेल आती है कि ये वाला काम करना है, हम वो काम करके रिवर्ट मार देते हैं मैनेजर को सीसी में रख के। तो ये आप इसको बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा आसान आंसर है। मेल पे काम आता है, काम खत्म करते रिवर्ट कर देते हैं। सस्पेंशन एंड रिजम्पशन क्राइटेरिया, कि ये क्राइटेरिया के अंदर हम बात कर रहे हैं कि किस और सिर्फ किस कंडीशन में टेस्टिंग बीच में रुक सकती है और फिर वो कब रिज्यूम यानी कि रीस्टार्ट हो सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में टेस्टिंग बीच में रुक सकती है, या टेस्टर ये कह सकता है कि मैं फंस गया, मैं नहीं काम कर पा रहा, और वो कंडीशन ऐसी है कि ऐसा ब्लॉकर बग आ जाए जिसकी वजह से टेस्टर आगे मूव ना कर पाए। ब्लॉकर जिसकी वजह से मूव ही नहीं कर पा रहा, और जैसे ही वो ब्लॉकर बग हट जाएगा टेस्टिंग को रिस्टार्ट कर देगा, चाहे बाकी कितने भी बग्स एप्लीकेशन में क्यों ना हो। यानी कि हम किसी भी सिचुएशन में टेस्टिंग नहीं रोक सकते अनटिल अनलेस कि ब्लॉकर बग ना आ जाए। रिस्क एंड मिटिगेशन, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है आपकी कंप्लीट टेस्टिंग प्रोग्राम के अंदर, उसकी लिस्ट बनेगी, और क्या क्या मिटिगेशन प्लान है, क्या क्या मतलब आपका उसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस है। कंप्लीशन एंड एग्जिट क्राइटेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका मतलब है कि कंप्लीशन क्राइटेरिया मतलब टेस्टिंग कब खत्म होगी। सो व्हेन कैन यू से यू हैव कंप्लीटेड द टेस्टिंग, ऐसे पूछते हैं इंटरव्यू में। कब आप कह सकते हो कि टेस्टिंग खत्म हो गई, या टेस्टर कब बोलेगा मेरी टेस्टिंग खत्म हो गई, और व्हेन कैन अ टेस्टर स्टॉप टेस्टिंग। इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है नहीं, कभी नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे तो आप बिलिंग लेते रहोगे, मौज मारते रहोगे। नहीं सर, आपको आपका डेवलपमेंट की एप्लीकेशन आई, कभी तो बोलोगे ना मेरे एंड टेस्टिंग खत्म हो गई, अब क्लाइंट को दे दो एप्लीकेशन। ये बोल सकते हैं। तो वही तो जो है हमारा क्राइटेरिया, बग आपके अकॉर्डिंग बग टेस्ट कब तक हम छोड़ देंगे। नहीं, देखो हमें कभी तो ये बोलना पड़ेगा ना कि हाँ टेस्टिंग खत्म हो गई, अब इसको यूएटी के लिए क्लाइंट को दे दो। कभी तो ग्रीन फ्लैग रेज करोगे। तो पूछता भी है ना, इंटरव्यू इसलिए पूछते हैं व्हेन कैन यू से टेस्टिंग इज कंप्लीटेड। इसका एक आंसर है बड़ा सिंपल सा कि व्हेन ऑल द टेस्ट केसेस हैज बीन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, यानी कि मैंने जितने टेस्ट लिखे थे एप्लीकेशन के लिए वो सक्सेसफुली मतलब सारे पास हो गए हो एक बार। उनको एग्जीक्यूट करते वक्त जितने मुझे बग्स मिले थे उनमें से सारे ब्लॉकर फिक्स हो चुके हो, सारे क्रिटिकल, सारे मेजर फिक्स हो चुके हो, और एटलीस्ट 85 to 90% माइनर और ट्राइबल भी फिक्स हो चुके हो, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ मेरी तरफ से टेस्टिंग खत्म हो गई। बस समझ नहीं। तो कोई पूछे व्हेन कैन यू स्टॉप टेस्टिंग, अगेन मेरा आंसर है व्हेन ऑल द टेस्ट केसेस हैज बीन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली एंड ड्यूरिंग दैट एग्जीक्यूशन all the blockers, major, critical bugs has been fixed and at least 90% of minor and trivial has been fixed. बात समझ आ गई सर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का ना? यही है टेस्ट प्लान। 12 पैरामीटर्स हैं इसके, हर पैरामीटर को आपको समझना है, एनालिसिस करना है।
जितने लोग पेन ड्राइव लाए हैं